नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आवर का विशेष कार्यक्रम नेशनल वॉइस। हम इस कार्यक्रम में देश की गंभीर मुद्दों पर करते हैं विद्वानों से चर्चा। आज नेशनल वॉइस में बात करेंगे भारत और मालदीव के संबंध को लेकर। एक तरह से देखा जाए तो मालदीव भारत की ओर फिर से दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है। आखिर क्यों बदल रहे हैं मालदीव के भारत के प्रति विरोधी सुर, जानेंगे हमारे विद्वानों से। तो आइए शुरू करते हैं नेशनल वॉइस। हाल ही में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर मालदीव दौरे पर गए, जहां उन्हें मोहम्मद मुइज्जू सरकार ने हाथों हाथ लिया। इसके पहले ही मुइज्जू सरकार के भारत विरोधी सुर बदलने लगे थे। पिछले साल नवंबर में सत्ता में आने के बाद ऐसा लगने लगा था कि मुइज्जू भारत के साथ किसी तरह का कोई संबंध नहीं रखना चाहते। लेकिन एक साल ऐसा क्या हो गया कि मालदीव को आटे दाल का भाव मालूम हो गया और तब उसको महसूस होने लगा कि भारत उसके लिए बड़ी जरूरत है, बगैर उसके काम ही नहीं चल सकता। मालदीव के बदले हुए रुख के पीछे आखिर क्या खास वजहें हैं जिनके कारण उसने समझ लिया कि भारत विरोधी रुख उनके देश के लिए अच्छा नहीं है। जानते हैं उन वजहों के बारे में और ये भी जानेंगे कि जब मालदीव में मुइज्जू सरकार सत्ता में आई थी तो उसने किस तरह रुख दिखाया था कि दोनों पड़ोसी देशों के रिश्तों में असहजता आ गई। तो आइए शुरू करते हैं भारत मालदीव संबंध। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। मालदीव के राष्ट्रपति ने कहा है कि भारत हमेशा एक करीबी सहयोगी और बहुमूल्य साझेदार रहा है और उसके देश को जब भी जरूरत पड़ी है तो भारत की ओर से सहायता प्रदान की गई। अब भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की मालदीव यात्रा के दौरान राष्ट्रपति मुइज्जू के साथ मुलाकात हुई। मुलाकात की तस्वीरें शेयर करते हुए राष्ट्रपति ने लिखा कि डॉक्टर जयशंकर से मिलकर खुशी हुई। आज मालदीव के 28 द्वीपों पर पानी और सीवरेज परियोजना के आधिकारिक हस्तांतरण में उनके साथ शामिल होऊंगा। मैं हमेशा मालदीव का समर्थन करने के लिए भारत सरकार और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद देता हूं। सुरक्षा, विकास और सांस्कृतिक आदान प्रदान में सहयोग के माध्यम से हमारे देशों को करीब लाते हुए हमारी अस्थायी साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। साथ मिलकर हम इस क्षेत्र के लिए एक उज्जवल, अधिक समृद्ध भविष्य का निर्माण करते हैं। इस मुलाकात के बाद जो सवाल उठ रहे हैं वो ये हैं। ये जो सवाल उठ रहे हैं इस मुलाकात के बाद, आइए हम इन सवालों को जानते हैं। आखिर क्यों मालदीव कड़वे रुख के बाद भारत के साथ संबंध सुधारना चाहता है? क्या अब मालदीव सरकार को महसूस हो रहा है कि भारत विरोधी रुख से उसका नुकसान हुआ है? क्या भारतीय पर्यटकों के मालदीव जाना कम करने से भी असर पड़ा है? भारत के लिए भी मालदीव का साथ क्यों जरूरी है? ये तमाम सवाल हैं जिसके हम जवाब लेंगे। तो इन सवालों के जवाब लेंगे। ये जो सवाल आपको टीवी स्क्रीन पर चल रहे हैं ये वास्तव में सवाल हैं। मालदीव और भारत के बीच जारी गतिरोध का असर वहां के टूरिज्म पर पड़ा था। अगर जो आपको बता दें, जनवरी से अप्रैल तक मालदीव पहुंचने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या में 40% की गिरावट आ गई थी। ये कड़वे संबंध के उदाहरण मैं दे रहा हूं। मालदीव की मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने बताया कि जनवरी से अप्रैल तक भारत से 43,951 टूरिस्ट आए और 2023 में इस दरमियान यह संख्या 73,785 थी। आज हम भारत और मालदीव के इन्हीं संबंधों पर चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ जो विद्वान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। के विश्वदेव राव, राजनीतिक विश्लेषक, दिनेश सिंह जी, राजनीतिक विश्लेषक,
संजय सिंह जी विदेशी मामलों के जानकार। बहुत बहुत स्वागत है तीनों मेहमानों का हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत हम करेंगे के विश्वदेव राव, राजनीतिक विश्लेषक, आपसे। जब मुइज्जू सरकार आई मालदीव में तो भारत के खिलाफ बयानबाजियां शुरू हो गई। लक्षद्वीप में प्रधानमंत्री गए, उसके बाद से पर्यटन में गिरावट आ गई। मालदीव जाने वाले लोगों में गिरावट आ गई, भारतीय लोगों में। लेकिन अब कुछ गर्मजोशी दिखाई दे रही है। इस गर्मजोशी का कारण क्या हो सकता है, के विश्वदेव राव साहब? देवेंद्र जी, देखिए, कुछ चीजें समझनी पड़ेगी पहले शुरुआती दौर से। भारत ने हमेशा संबंध अपने अच्छे रखे हैं, शुरुआती दौर से 80 के दशक से देख लीजिए। तो एक बार जब कूप हुआ था वहां पर, सत्ता परिवर्तन आर्मी द्वारा किया जा रहा था वहां पर मालदीव में, तो भारत ने मदद करी थी। उसके बाद कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां पर मालदीव को फाइनेंशियल एड, मेडिकल एड, सारी इस तरीके की सारी चीजें भारत ने प्रथम तरीके तौर पे मुहैया कराई है। ये एक साल पहले जो घटनाक्रम हुआ, ये कहीं ना कहीं चीन, भारत का बढ़ता दबदबा एशिया में, और ये चीन की असफल नीतियां जो इन छोटे छोटे राज्यों, देशों पे हावी हो रही थी। जैसे श्रीलंका ले लीजिए, जैसे अभी ताजा उदाहरण बांग्लादेश है, वहां पर भी कहा जा रहा है यूएस का भी हाथ है, चीन का भी हाथ है, और पाकिस्तान की आईएसआई का भी हाथ है। तो ये सब ये राजनीतिक माहौल है। साल पहले जब सत्ता परिवर्तन हुआ मालदीव में, तो वहां पर जो नेता बन के आए ये जिंदू साहब, ये चीन के सपोर्टर की तरह दिख रहे थे, क्योंकि इनके संबंध चीनी राष्ट्रपति से बहुत, और चुनाव में भारत विरोधी रुख भी था इनका। जी बिल्कुल। और उसके बाद इन्होंने एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब लक्षद्वीप गए थे, उन्होंने वहां के बीच की तारीफ करी कि यहाँ पर टूरिज्म बढ़े। तो इसको आड़े हाथों लिया था वहां के राजनेताओं ने, और उन्होंने कई ऐसे बयानबाजी करी थी ट्विटर पे, जिससे भारत की छवि धूमिल हो रही थी। भारत के नागरिकों ने एक मन से कहा कि हम वहां अब टूरिस्ट बन के नहीं जाएंगे, क्योंकि टूरिज्म सेक्टर मालदीव का, उसका 70% हिस्सा भारत पे निर्भर था। चीन की मदद से टूरिज्म सेक्टर नहीं बढ़ा सकते हैं वो। उनको आज ये समझ में आ रहा है कि उनको जो लॉसेस हो रहे हैं, उनकी जो आर्थिक स्थितियां जो कमजोर हो रही हैं, वो चीन उसमें मदद नहीं कर पाएगा। एक चीज और, मैं बाकी विद्वान भी बताएंगे आपको आगे देवेंद्र जी। चीन करता क्या है? चीन फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करता है, उधारी बढ़ाता है, और एक शुद्ध साफ लेमन लैंग्वेज जो समझे अगर, तो वो उधार देता है और उधार के बाद दबाव बनाता है। तो ये स्थितियां मालदीव को कहीं ना कहीं एक साल में समझ में आने लगी, और उसने पुनः भारत की तरफ अपना रुख बदलने की कोशिश करी है। यानी कि भारतीय प्राचीन साहूकार की तरह की भूमिका निभाता है अंतरराष्ट्रीय राजनीति में, अगर जो कहें तो चीन। जी संजय सिंह जी हमारे साथ हैं। संजय सिंह जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। संजय सिंह जी, आपके अनुसार ये मालदीव का भारत के प्रति बदला रुख क्या कहलाता है? क्या ये तात्कालिक है, या फिर कुछ इसके पीछे कुछ रहस्य है बदलाव के पीछे? कहीं इसके पीछे चीन का भी तो हाथ नहीं है? जी हेलो, आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा, इको हो रही है थोड़ी सी। जी, इसे दुरुस्त हम कराते हैं। जी इको ठीक करा दीजिए। जी जी जी। देखिए, जो हेलो, जी जी जी, आ रहे हैं, हम आपके पास आ रहे हैं, तब तक दुरुस्त कर लिया जाएगा आवाज। जी, दिनेश सिंह जी के पास हम आना चाहेंगे। दिनेश सिंह जी, सवाल यह है कि इस समय मालदीव का झुकाव भारत की तरफ हुआ था, और अगर जो ये कहा जाए कि साल भर पहले उसका रुख कहीं चीन की तरफ था। इस झुकाव का कारण आप क्या समझ पा रहे हैं? जी, आप सभी को प्रणाम कुशवाहा जी। प्रणाम। देखिए, इसमें एक तरह से ये एक मतलब जैसे अगर अपने स्वाभाविक तौर पे अगर होता तो मैं ये समझता हूँ कि पहले से ही होता, और नेचुरल तरीके से, जैसे कि अलायंस जैसे कि जब पहले पार्टनर्स थे, मतलब एक तरह से, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक दूसरे की हमेशा जरूरत पड़ती है, और जैसे कि बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है मालदीव, और वहां पर एक तरह से मान के चलें कि
जी जी उसको भी साझा करते हैं। उसके अलावा देखिए कि भारत हमेशा मालदीव्स की वित्तीय सहायता और उसकी फाइनेंशियल एड वगैरह किस तरह की हमेशा देता रहा है, और कहीं ना कहीं जैसे कि उसको जैसे मतलब कि सुरक्षा के नाते भी अगर कुछ मदद की जरूरत पड़ी तो भी जो है हमेशा जरूरत के साथ मदद उसको करता रहा है। तो देखिए इस चीज को इस तरीके से अगर देखा जाए, जब सत्ता परिवर्तन हुआ तो उसमें कहीं ना कहीं एक तरह से चीनी लहर जो थी वो शामिल हो गई, क्योंकि चाइना का अपना एक निजी स्वार्थ है उसमें। और जिस तरीके से मतलब पहले बताया था, आपके यहाँ बताया कि एक विद्वान जो वक्त उन्होंने बताया कि अपने तरीके देखिए कि उनका अपना बहुत स्ट्रेटेजिक तरीका है कि मतलब पूरा पुराने जो महाजन जो है उनके तरह की उनकी स्ट्रेटेजी है कि गरीब देश है उनमें ज्यादा से ज्यादा पैसा झोंक दो और उनको अपना गुलाम बनाने के काम में, और बाद में पता है कि ठीक है इतना पैसा कर दीजिए। किसी की क्षमता जैसे किसी व्यक्ति की अगर ये मान के चले कि 25 लाख मतलब 25 लाख की क्षमता है रिपे करने की, और उसको अगर 2500 करोड़ रुपए का दे दिया तो पता है कि रिपे नहीं कर पाएगा, तो हमारे यहाँ पर वर्चस्व जो है उस तरह स्थापित हो जाएगा। उसी तरीके से इन्होंने पाकिस्तान में किया था, और वो मतलब कि फाइनेंस जैसे मतलब चाइना पाकिस्तान का जो फ्रेट कॉरिडोर जो था वहां पर बनाया गया, और जैसे कि बलूचिस्तान के इलाके में मिनरल्स और वो माइंस को लेकर के और बड़ा साझा किया, और काफी बड़ा हिस्सा जो है इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। तो बाद में ठीक स्थिति एक अलग चेंज हुई, लेकिन इसके परिप्रेक्ष्य में अगर बातचीत हम लोग करें सर मालदीव्स के बारे में कुछ बातें, तो उसमें मान के चलें कि जैसे कि मजबूरी मैंने इसलिए बोला क्योंकि जैसे पहले इनको लगता था कि चाइना साथ में है तो इस तरीके से वहां से टूरिज्म का हो गया या अन्य चीजें हैं तो वो साझेदारी करके और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो भी तरीका है उसको करके हम लोग कहीं ना कहीं आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन इनको शायद ये उसके बाद पता लगा, क्योंकि तुरंत बाद उसके बाद में जब पीएम थे तो पीएम जैसे एक बार जैसे कि अपना क्या नाम उधर गए थे लक्ष्य वहां से उन्होंने ट्वीट किया, उस ट्वीट के बाद में इतना फर्क पड़ा कि एक तरह से सॉफ्ट पावर जो थी हिंदुस्तान की वो सामने सारे विश्व को पता लगे, क्योंकि वहां से टूरिज्म तो था। तो मैं कह रहा हूँ मान के चलो कि कम से कम भी जैसे जितनी टूरिज्म की चीजें थी मतलब जो थी वो सारी से निर्भरता एक तरह से भारतीय टूरिज्म मतलब टूरिस्ट जो है उन पर बहुत ज्यादा निर्भर करती है, और एक तरह से होटल हो चाहे और मतलब इंडस्ट्री जो हो, तो वो जब जैसे यहाँ से जब टूरिस्ट जाने बंद हो गए तो उसके बाद में बहुत ज्यादा मतलब कि वहां से कैंसिलेशन हुई, तो उसके बाद उनको पता लगा कि बहुत बड़ी मतलब कि हमने गलती की है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और उसी तरीके से उसके साथ में लेकर के वहां की जो जनता थी वो भी एक तरह से सरकार के खिलाफ हो गई, क्योंकि जैसे आवक अगर नहीं हुई किस तरीके का रेवेन्यू का लॉस हो गया तो उस टाइम पे मतलब सरकार जो है उसको जनता एक तरह से दरकिनार कर देती है। उसके बाद जैसे विपक्षी जो दल थे उन्होंने भी मतलब एक सुर में बोलना शुरू किया जनता के साथ में, क्योंकि जो एक तरह से जन विरोधी कार्य था तो उसके साथ में जनता के साथ उनको खड़ा होना तो उनको भी कहीं ना कहीं पावर में आना है। और दूसरा साथ में देखिए एक तरह से मतलब दो दल है कि एक जैसे पक्ष जो है चाइना की तरफ मतलब जैसे जिसका झुकाव है जिसका लहर है, और दूसरा एक पक्ष है वो भारत की तरफ है उनका झुकाव है, क्योंकि उनको लगता है कि ठीक है कि चाइना के साथ हमें रह गए थे उस तरीके से फायदा नहीं मिलेगा जितना कि भारत के साथ रह के मिलेगा। तो उसी को लेकर के बाद में जब रेवेन्यू का लॉस हो गया और अन्य जो स्ट्रेटेजिक जो चीजें थी उसमें नुकसान होता नजर आया, और मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी जब चीजें नजर आई कि कहीं ना कहीं जाकर लेकर इससे जो है हमारी मतलब उसमें इकोनॉमी में और चीजों में लॉस होगा और हमारी तरक्की बाधित होगी और अन्य चीजें जो है उसमें बहुत बड़ा नुकसान होगा, तो तब लेकर के इनको जो है अपना स्टैंड जो है चेंज करना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा, और उसका धीरे धीरे करके अपना थोड़ा सॉफ्ट हुए। और इसी को चीज लेकिन मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आसपास में जितना जैसे कि मतलब जो पेरिफेरी है जो मतलब सिक्योरिटी के हिसाब से तो सबसे अच्छे संबंध बना के रखने पड़ते हैं। जैसे कि एक जैसे उदाहरण श्रीलंका का जैसे बताता हूँ कि उसमें क्या था कि चाइना का एक बार वहां पर थोड़ा असर ज्यादा बना था, और बनने का तो उन्होंने सत्ता के साथ में जो मतलब उस टाइम पे जो चेंज हुआ था मतलब थोड़ी बीच में दिक्कतें थी श्रीलंका में, तो उस टाइम पे इन्होंने चाइना ने अपने तरीके से वहां पर काफी बड़ी इन्वेस्टमेंट करके और उनको अपने कब्जे में लेने का कब्जे में बोले या अपने तरीके से अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए, और वहां पर क्या था कि अपनी जासूसी युद्ध पोत को वहां पर तैनात कर दिया था परमानेंट रूप से वहां के पोर्ट पर, जिसको लेकर के जब हिंदुस्तान को पता लगा तो हमने कड़ी आपत्ति दर्ज की और कहीं ना कहीं उनको लेकर के अपने साथ लेकर के कहीं उनके वित्तीय सहायता की अपने तरीके से और अन्य तरीके से सहायता दी, मतलब कि फूड मतलब सप्लाई जो है उनको जो बातें थी तो उनको चेंज को जो अपने ठीक ठाक सब कुछ करके दोबारा एक तरह सुचारू तरीके से और श्रीलंका को लाने में भारत का बहुत बड़ा अहम योगदान था। उसके बाद वहां से वो जो जासूसी युद्ध था उसको हटाया गया और जो मतलब वहां पर असर जो चाइना का उसको खत्म किया गया। तो उसी तरीके से मान के चले जैसे बांग्लादेश या पाकिस्तान जहाँ पर तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी कहानी जो है वो चाइना की आगे खड़ी होती है। तो उसी तरीके से मालदीव पे भी अपना पूरा वर्चस्व जो है वो चाइना चाहता है, तो उसको कम करने के लिए और बाद में जब चीजें अपने तरीके से सॉफ्ट पावर हिंदुस्तान ने अपनी दिखाई तो उसके बाद उनको समझ में आ गया कि भाई चाइना के साथ रहने में हमें ज्यादा फायदा नहीं जितना कि हमें भारत के साथ रहते हैं। तो उसी के नाते एक तरह से ये मतलब थोड़ा जो स्टैंड है उनका वो थोड़ा सॉफ्ट पड़ा है, थोड़ा नरम पड़ा है, इसी के नाते चीजें सबकी चलती जी। इस कारण नरम पड़े हैं और उनका रुख जो है मालदीव का रुख जो है नरम हुआ है और भारत के साथ संबंध। जी संजय जी हम आपके पास आना चाह रहे हैं। संजय सिंह जी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है। जी जी। सवाल
आपसे ये है कि मालदीव से जो संबंध सुधर रहे हैं, अगर जो एक तरह से कहा जा सकता है कि पहले कड़वे अब वो सुधारने के पक्ष में है, तो क्या सिर्फ उसी को नुकसान था इसलिए वो सुधार रहा है? अगर मालदीव से हमारे भारत के संबंध अगर जो सुधरे रहते तो क्या, और सुधर रहे हैं, तो क्या इससे भारत को लाभ नहीं है? भारत को भी तो लाभ होना चाहिए, और अगर लाभ है तो क्या? देखिए, जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स होती है जी, जिसमें एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है डिप्लोमेसी, कूटनीति, और उस कूटनीति में कोई अस्थाई मित्र और शत्रु नहीं होता है जी। हर कंट्री की, हर देश की अपनी परिस्थिति के अनुसार से डिप्लोमेसी, कूटनीति चलती रहती है। लेकिन भारत और उसके आसपास के देशों की डिप्लोमेसी और जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन को समझना पड़ेगा। आजादी से पहले एक शब्द बहुत यूज होता था, ग्रेट गेम जी, क्योंकि यूएसएसआर उस समय सोवियत संघ था। यूएसएसआर अफगानिस्तान के पास आके बैठ गया था। ब्रिटिशर्स को लग रहा था कि सोवियत संघ जितना एडवांस इधर करेगा हमारे हितों को दिक्कत आएगी। तो उस ग्रेट गेम पे चलते भारत का डिवीजन भी हुआ, भारत का बंटवारा भी हुआ, कुछ मुस्लिम हित भी थे, उन्होंने साधे अपने। लेकिन वो ग्रेट गेम अभी समाप्त नहीं हुआ है। अफगानिस्तान में जब यूएसएसआर आया तो वो ग्रेट गेम चरम पर पहुंच गया। यहाँ और भी फोर्सेस पाकिस्तान के अंदर आई, दुनिया पूरा मुजाहिदीन के नाम पर, एक इस्लामिक जिहाद के नाम पर वो ग्रेट गेम चलता रहा। सोवियत संघ के टूटने के बाद, क्योंकि आर्थिक रूप से सोवियत संघ बहुत कमजोर हो गया था, अमेरिका को उसको तोड़ने में बहुत आराम हुआ। आर्थिक रूप से कमजोर राष्ट्र जल्दी टूट जाता है, तो सोवियत संघ टूट गया और रूस बन गया। अब पावर सेंटर, देखिए ये भी एक अजीब विचित्र विडंबना है। जो वेस्टर्न फोर्सेज हैं अमेरिका लेड, जो अमेरिका उनका नेतृत्व करता है, उनको यहां फिर एंटर करने का मौका मिल गया। और ये भी अजीब विचित्र संयोग है, जिस चीन को अमेरिका हेनरी किसिंजर की पॉलिटिक्स के द्वारा आगे बढ़ा रहा था सोवियत संघ के खिलाफ, वही चीन आज अमेरिका के अगेंस्ट खड़ा हो गया है। आज अमेरिका एक वर्ल्ड पावर बन चुका है, जो कि आर्थिक रूप से बहुत तरक्की कर गया है, सेकंड नंबर की वर्ल्ड पावर है। अब अमेरिका को कंटेन करना है चाइना को, उसको एंट्री पॉइंट चाहिए। यहां जो अभी जैसे बांग्लादेश में जो सत्ता परिवर्तन हुआ है वो भी उसी का पार्ट है। चाहे नेपाल चल रहा हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे श्रीलंका हो, या म्यांमार हो, या ये या और भी जो देश है, या मालदीव हो, ये सब उस ग्रेट गेम के पार्ट है। अमेरिका यहां आना चाहता है, चीन उसको रोकना चाहता है। चीन को एक दिक्कत और है कि भारत जो है अब बहुत बड़ी पावर बनके उभर रहा है, आर्थिक रूप से भी और मिलिट्रीली भी बहुत बड़ी पावर बनके उभर रहा है जी। चीन को भारत को भी रोकना है, और इस गेम में भारत की एक अहम भूमिका बनती है। अमेरिका उसको अपने इशारे पे घुमाना चाहता है, चीन चाहता है कि हमारे पक्ष में आ जाए, लेकिन भारत ऐसी ताकत नहीं है कि जो किसी के इशारे पे चले। मोदी जी के नेतृत्व में विशेषकर भारत की एक स्वतंत्र इंटरनेशनल डिप्लोमेसी रही है। अभी देखिए थर्ड टर्म में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो तुरंत रूस गए मिलने, और अमेरिका के सैंक्शन के बाद भी मोदी जी ने रूस से क्रूड ऑयल खरीदा, लेकिन अमेरिका की हिम्मत नहीं पड़ी कि भारत को बैन कर पाए। आपको एक उदाहरण और देखिए, भारत की जो ग्रोइंग पावर है डिप्लोमेसी की और स्ट्रेंथ है जो मोदी जी के नेतृत्व में, S-400 भारत ने खरीदा। अमेरिका ने धमकी भी दी कि आपके ऊपर हम सैंक्शंस लगाएंगे, लेकिन इंडिया ने वो मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदा, अमेरिका कुछ नहीं कर पाया। ऐसे तमाम ऐसे मुद्दे हैं। अब आते हैं मालदीव के ऊपर। निश्चित रूप से चाइना चाहता है कि मालदीव भारत को भी घेरे और अमेरिका को भी ना आने दे। तो चाइना मालदीव एक बहुत छोटा सा द्वीप है, उसकी हैसियत क्या है? और अभी जो पिछले चुनाव हुए जिसमें मोइजू बने हैं प्रेसिडेंट, तो वहां एक चला इंडिया आउट, और वहां उसका लाभ मिला। देखिए एक चीज और भी हमें ध्यान रखनी चाहिए, भारत चारों ओर अपने चारों ओर नेपाल को थोड़ा सा छोड़ के, वैसे नेपाल भी इसके इन्फ्लुएंस में है, इस्लामिक कट्टरवाद के
गिरफ्त में है और उसको प्रमोट करता है पाकिस्तान। जैसे अभी आप बांग्लादेश में देख लीजिए, जमात इस्लामी का बखूबी उपयोग किया आईएसआई ने, और जैसे कहते हैं कि शायद अमेरिका की भी सहयोग रहा, उसमें भूमिका रही है बाकी सरकार को गिराने के लिए, शेख हसीना को दस्त करने के लिए। तो मालदीव में भी उसके फुटप्रिंट्स हैं आईएसआई के, इन्हीं संगठनों के चलते तो वहां एक नैरेटिव बनाया गया इंडिया आउट। लेकिन अब मोइजू को समझ में आ गया है, देखिए मालदीव की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत तो नहीं है, और अटल जी की एक बात हमें ध्यान रखनी चाहिए कि सब बदले जा सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदले जा सकते। तो इंडिया इमीडिएट पड़ोसी है मालदीव का, और भारत कोई हल्की फुल्की ताकत तो है नहीं। भारत भी एक दुनिया में एक बहुत बड़ी ताकत बनकर उभरा है जो अपनी शर्तों पे बात करता है मोदी जी के नेतृत्व में। तो मालदीव को जरूरत है भारत की, भारत को जितनी जरूरत है उससे ज्यादा मालदीव को है। तो अब अभी देखिए जो एग्रीमेंट हुए हैं, समझौते हुए 28 जो छोटे छोटे द्वीप है, अब मालदीव तो समुद्र से घिरा, वहां पीने का पानी नहीं है। अब खारे पानी को कैसे फिल्टर आउट करेंगे? तो भारत की जरूरत है, सीवेज सिस्टम चाहिए। और भारत की ताकत को आप देखिए कि वहां के फॉरेन मिनिस्टर बात कर रहे हैं, डिफेंस मिनिस्टर बात कर रहे हैं, वहां के मोइजू साहब खुद बात कर रहे हैं, और उन्होंने जो कहा कि भारत सबसे करीबी और हमारा अमूल्य, हमारा अनवेलेबल, बहुत वेलेबल मतलब फ्रेंड है हमारा, ये मोइजू कह रहे हैं। तो उनको समझ में आ गया कि भारत के बगैर हम चल नहीं सकते, हमारी इकोनॉमी भारत के बगैर आगे नहीं बढ़ सकती। और ये भारत ने दिखा दिया कि हम इकोनॉमिकली पावर, हमारे अभी पूर्व एक्सपर्ट कह रहे थे जैसा कि श्रीलंका में जो वहां दिक्कत आई थी, जिस तरह से वहां के राजपक्षे को हटाया गया था, जो बांग्लादेश में जो स्थिति बनी है, भारत ने श्रीलंका को निकाला है आर्थिक संकट से, 4 या 5 बिलियन डॉलर की आर्थिक सहायता की है। तो आज भारत इस स्थिति में है, किसी भी कंट्री को आर्थिक सहायता कर सकता है। भारत के पास फॉरेन रिजर्व भी बहुत ज्यादा है, आज दुनिया में हमारी आर्थिक ताकत भी है। तो ये सब कारण काउंट करते हैं भारत की स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल जो कंडीशंस है, उसके कारण से ग्रोइंग इन्फ्लुएंस है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में भारत का। जी, आएंगे हम आपके पास। के विश्वदेव राव साहब, जैसा कि अभी संजय जी ने ये बताया कि क्या क्या स्थितियां हैं कि मालदीव जो है वो भारत की तरफ अपना रुख किया। सवाल यह है कि इन सब मामलों में लाभ लगा तो मालदीव भारत की तरफ रुख किया, अगर उसकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे बेहतर हो जाए, और भारत सरकार तो अपना दिल खोल करके अपने पड़ोसियों के साथ रहता ही है, ये इसकी नीति भी है, तो अब क्या गारंटी है मालदीव की कि अगर वो आर्थिक रूप से समृद्ध हो सकता है, अगर जो हो जाए, ग्रो कर ले भविष्य में, तो भारत के साथ रहे, वो चीन के साथ ना जाए? क्योंकि एक चकमा तो दिखा दिया ना उसने कि नहीं, हम इंडिया आउट, अब इंडिया इन, क्योंकि मतलब है भारत से अब, क्योंकि नुकसान हो रहा है उसका, पर्यटक नहीं जा रहे हैं, पर्यटक कम हो गए हैं। 2022 में 2,41,000 पर्यटक वहां गए थे, 2023 में 2,10,000 रह गए, तो ये कमी हो रही है। तो ये कैसे निश्चित हो कि हाँ वो अस्थाई मित्र बना रहे? देखिए देवेंद्र जी, कोई स्थायी मित्र या दुश्मन नहीं होता है। पहली चीज तो राजनीतिक मामलों में या वैश्विक मामलों में, जैसे मेरे बाकी दोनों सीनियर साथियों ने बताया, एक चीज इसमें गौर करने वाली है, इस बार का बजटरी एलोकेशन भारत ने जो दिया, पिछली बार 770 करोड़ दिया था, इस बार मात्र 400 करोड़ दिया है, 50% की कमी ला दी है। बजटरी एलोकेशन जो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर मालदीव के नाम होता है, जैसे श्रीलंका के नाम है, बांग्लादेश के नाम था, भूटान के नाम है, तो ये चीजें भी गौर करने वाली है कि भारत ने भी दबाव बनाया है अपनी तरफ से। कोई मालदीव कमजोर पड़ा है अपनी वजह से नहीं, हम भारत ने भी कूटनीतिक तरीके से उस पर दबाव बनाया है कि भाई आप हमारे खिलाफ इंडिया हाउस के नारे लगाएंगे तो हम भी आपको मदद करना छोड़ देंगे, हम आपको उस तरीके की मदद नहीं दे पाएंगे। तो ये सारी चीजें हैं जो इफेक्ट करती हैं। देखिए लॉन्गर ड्यूरेशन में
दशकों से मालदीव हो चाहे श्रीलंका हो, वो नजदीकियां उसकी भारत के साथ ही ज्यादा रही है। चीन क्योंकि अब वो देख रहा है कि भारत वैश्विक ताकत बनता जा रहा है, पिछले 10 सालों में उसने यूएस के भी कई ऐसे बातें थी जिनको उसने नकार दिया, नहीं माना, जैसा बताया मेरे सीनियर ने। तो ये भी देखने वाली बात है कि भारत के नजरिए में, भारत की सोच में क्या बदलाव आया है। पहले क्या होता था, यूएस जो है कहीं ना कहीं पाकिस्तान को समर्थन करता था और इंडिया को डाउनग्रेड करता था। आज इंडिया इस ताकत पे आगे आ चुका है कि वो अपनी बातें ठोस तरीके से कह सकता है दुनिया के सामने, और उसने कही भी है पिछले 10 सालों में। अब आप एक उदाहरण के तौर पे देखिए, बांग्लादेश की सरकार इस समय विरोध कर रही है कि शेख हसीना को आप वापस करिए, शेख हसीना को आप या तो अपने देश से हटाइए या हमें वापस करिए, क्योंकि वो हमारे हिसाब से अपराधी है। भारत ने कोई जवाब नहीं दिया। भारत इस विषय में कोई बात नहीं कर रहा है इस विषय की। भारत ने एक बात जरूर बोली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोली कि बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, उसको रोकना चाहिए। कल ही स्टेटमेंट आ गया रात में, बांग्लादेश की जो इंटरिम सरकार बनी है उसे बोल दिया नहीं, हम हिंदुओं से माफी मांगते हैं, ऐसा नहीं होगा, हम रक्षा करेंगे उनकी। तो भारत की कूटनीतिक जो क्षमताएं हैं वो पिछले एक दशक में जितनी ताकतवर हुई हैं, उसको भी देख के बाकी सारे राज्य देश और कहीं ना कहीं भारत के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। यही मेरा कहना है। जी जी। दिनेश सिंह जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। सवाल ये है कि अभी थोड़ी देर पहले बातचीत हो रही थी कि चीन जो है, हमारे जो पुराने साहूकार हैं, वैसी भूमिका में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, गरीबों को पैसा देना और दबाव बनाना। तो सवाल ये है दिनेश जी कि जब सभी लोग और ये जो संबंध अस्थायी ही हैं, तो चीन की वो नीति हम क्यों नहीं अपना लेते? आपको जब ये लगेगा कि आपका नुकसान होगा तो आप मेरे पास आओगे कि चलो भाई उससे संबंध बेहतर बनाओ, नहीं तो हमारा नुकसान हो जाएगा। तो जब यही नुकसान फायदे पे ही ये संबंध बनने हैं, तो चीन की नीति तो बेहतर है, अपने पड़ोसियों के साथ ऐसे ही संबंध रखें। भाई हम आपको सहयोग कर रहे हैं तो हमारा तो दबदबा आपके ऊपर होना चाहिए, हम तो चौधराहट दिखाएंगे ही। तो ये क्यों नहीं होता? ये नीति क्या सरकार नहीं सोच रही है कि हम उसी नीति पे चलें? देखिए कुशवाहा जी, ये एक तरह से मतलब जो ये बोले कि आधारभूत जैसे कि जो ढांचा जैसे होता है कि जिस तरीके से कि आपके मेरे विचार हैं, तो उस तरीके से विचार जैसे मान के चलें कि उनमें जैसे भिन्नता है, तो उसी तरीके से मान के चलें। या जैसे अन्य किसी व्यक्ति की अगर बात करें तो देखिए हर किसी का अपना अपना अलग अलग टेम्परामेंट, अलग अलग तासीर होती है। तो उस तरीके से चाइना की जो तासीर है या उसका नेचर बोले वो एक तरह से मतलब मान के चलें कि साहूकार वाला नहीं, एक तरह से खून पीने वाला मतलब जैसे होता है, मतलब जैसे होता है कि भाई पूरी तरीके सूदखोर जैसे होता है, तो उस तरह का मतलब है कि सीधी भाषा में बोले तो उस तरह का है। क्योंकि जैसे अगर इस टाइम जैसे मैंने पिछले अपने वक्तव्य में कहा था कि मजबूरीवश जो है एक तरह से मालदीव में रखा हुआ है, और चाइना जो है अपने एक तरह से स्ट्रेटेजिक तरीके से वो चाहता है कि भारत के विरोध के रूप में और उसको यूज करे कहीं ना कहीं जरूरत पड़े स्ट्रेटेजिक, क्योंकि लोकेशन काफी ज्यादा अहम लोकेशन है। और अगर मतलब वहां पर अगर चाइना का वर्चस्व होता है, हमारे लिए मतलब सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज करने का बहुत एक तरह से बहुत नेगेटिव डायरेक्शन में वो चीज जाएगी। तो उसी को लेकर हम लोग अगर देखें तो देखिए हम लोग नहीं करते, क्योंकि हम लोग एक तरह से शुरुआत से आदिकाल से हमारा जो है रवैया जो है थोड़ा नरम रुख रहा है, और हमें एक तरह से मैत्री जो है उसके नाते मतलब है कि मतलब संबंधों को जैसे हम लोग जो है वो हमें देते हैं, ना कि व्यापार को। और वो चाइना की वही जो नीति है उससे एक तरह से वो पिछड़ता जा रहा है, क्योंकि एक तरह से जैसे कि हम लोगों ने क्या किया, जैसे किसी से हमने कुछ अगर डेट लेना है, मतलब जैसे किसी को हमने कर्जा दे रखा उनसे अगर वसूल करना है तो वसूल अधिक किया जाए, क्योंकि जैसे व्यापार का जैसे होता है तो एक तरह से तरीका होता है कि ठीक है जब कोई चीज गई है तो वापस उसका पैसा आना चाहिए। लेकिन हम लोग उस तरीके से कहीं ना कहीं सॉफ्ट मतलब तरीके से कॉर्नर रखते हैं उसके लिए कि भाई आज अगर मुसीबत में तो हमें उसके साथ में खड़ा रहना चाहिए, अपने अच्छे पड़ोसी की तरह। जैसे हम लोग पाकिस्तान, बांग्लादेश सबके साथ खड़े थे, हमने इनको उठाया ऊपर। और दूसरा देखिए मजबूरी में एक फैक्टर और जोड़ता है मालदीव के साथ में कि करीब करीब 25% जो मतलब जैसे कि जो कर्ज है आज के डेट में मतलब मालदीव पे, वो 25% उसकी हिस्सेदारी एक तरह से चाइना की है। मतलब चाइना ने 25% जो है अगर टाइम रहता है, अगर नहीं चेकता अभी अगर मालदीव से आगे जाकर के फिर कोई अगर कोई बड़ी
हरकतें ये लोग करते हैं और नासमझी की हरकतें करते हैं, तो ये करना और बढ़ सकता है। और अभी जाएंगे मतलब डे बाई डे जो इंटरेस्ट है वो बढ़ते ही जा रहे हैं। तो उसी को लेकर दूसरा क्या है कि भारत की तरफ से इनको एक तरह से ये चीज है कि एक तो मतलब कि थोड़ा सॉफ्ट और नरम जो रवैया, उसके साथ साथ देखिए कि इनके पास में हमारा ये एक तरह से कहते हैं कि दोनों तरफ की मैत्री जो है दोनों तरफ की चीजों से होती है। तो हम लोग यहाँ से एक्सपोर्ट भी काफी कुछ करते हैं, जैसे खाने पीने की चीजें हो गई, मेडिकल इक्विपमेंट्स हो गए, और अन्य टेक्नोलॉजी की बहुत सारी चीजें हो गई, और जैसे कि इक्विपमेंट्स और तरह की चीज हो गई। तो वो सभी तरह की चीजों को हम लोग यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं, और उससे क्या है कि हमारे एक तरह से आर्थिक उसमें भी लाभ मिलता है। और उसी तरीके से उनको भी क्या करते हैं, जैसे कि अपनी तरह से हमारे यहाँ जो प्रोडक्ट है वो मतलब चाइना के मुकाबले बहुत बेहतरी के प्रोडक्ट है, क्योंकि उनके एक तरह से इकोनॉमिकल जरूर है, लेकिन प्रोडक्ट की गुणवत्ता जो है वो हमारे मुकाबले उनकी कमजोर है। तो उस तरह की चीजों को लेकर के हम लोग एक तरह से मतलबी रुख है, ठीक है, सूदखोर के तरीके से हम लोग अपना जो रुख है उनके साथ नहीं करते। हमने एक तरह से मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखा है हमेशा, और वही आगे हिंदुस्तान का चेस है। लेकिन हमने हमेशा अपने तरीके से जो नरम रवैया जो है वो रखा है, और वही जो है आगे बरकरार रहेगा। और अभी की चीज जो है कि मैं समझता हूँ कि जैसे चाइना के साथ में, और कहीं ना कहीं इनकी आंखें जो है पिछले 1 साल में खुल चुकी होंगी सत्ता परिवर्तन के बाद के जिनको नहीं, इनकी तो आंखें खुल चुकी हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इनकी आंखें खुली हैं कहीं ना कहीं। हाँ जी, इनकी जो फायदा जो होगा वो भारत को इससे मिलेगा। जी ठीक है। संजय जी, हम आपके पास आना चाहते हैं। सवाल वही है, लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन करके कि अगर जो चीन जो नीति अपनाता है और आर्थिक दबंगई दिखाता है लोगों की मदद करके। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है संजय जी? संजय जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है। संजय जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, हम आपको नहीं सुन पा रहे हैं। मैं नहीं सुन पा रहा। चलिए कोई बात नहीं। मेरी आवाज आ रही है? अब आवाज बढ़वा दीजिए जी। आप मेरी आवाज हमारे मेहमान तक जरा, और हाँ, वॉल्यूम जरा बढ़ा दिया जाए कि ऑडियो आ गया। जी। संजय जी, सवाल यह था कि जैसा कि दिनेश सिंह जी से जो मैंने पूछा था, सवाल वही है, लेकिन कुछ प्रकृति बदल गई है इसकी। अगर चाइना जैसी नीति भारत अपने पड़ोसियों के साथ अपनाए तो उसके नुकसान क्या हैं और फायदे क्या होंगे? क्योंकि सभी मतलबी हैं सर। कोई पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल देख लीजिए, चीन के साथ मिलते ही वो भारत के अगेंस्ट खड़ा हो जाता है। जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगते हैं। हम तो कई बार गए हैं नेपाल। कुछ ऐसी स्थितियां बन जाती हैं कि लगता है कि भारत ही नेपाल का बड़ा दुश्मन है। ऐसे में अगर चीन की नीति अपनाए भारत अपने पड़ोसियों के साथ खासकर, तो नुकसान क्या है और फायदा क्या है? देखिए, पहली सबसे बड़ी बात यह है कि भारत चीन की आइडियोलॉजी नहीं अडॉप्ट कर सकता। हमारा जो बेसिक फंडामेंटल वो है, हमारा है सबके साथ बंधुत्व का भाव। ये हमारी प्राचीन संस्कृति है। भारत इसी विचार पर चलता है। रही बात, देखिए, मैं थोड़ा अलग विषय पे जा रहा हूं, थोड़ा सा लेके। जी। भारत के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि उसका एक अस्थाई दुश्मन है। हमने कहा कि कूटनीति में कोई किसी का अस्थाई दोस्त और दुश्मन नहीं होता है, बट लेकिन भारत का एक परमानेंट दुश्मन है जो भारत को अपना दुश्मन मानता है, वो है पाकिस्तान जी। और पाकिस्तान का निर्माण उसके इस विचारधारा पर हुआ था कि हम इस्लाम के चौधरी बनेंगे साउथ ईस्ट एशिया में। मेरी बात को जरा गौर से सुनिएगा जी। साउथ ईस्ट एशिया में मैं इस्लाम का चौधरी हूंगा। और देखिए, ये भी विडंबना है कि भारत चारों ओर इस तरह की वोलेटाइल फोर्सेस से घिरा हुआ है। चाहे आप बांग्लादेश देख लीजिए, पाकिस्तान तो है ही, कश्मीर में उसी के द्वारा 1000 कट पॉलिसी का कार्यक्रम चल रहा है, और मालदीव में भी है, श्रीलंका में भी कुछ फुटप्रिंट्स उनके मिलते हैं। तो सब जगह आईएसआई इन चीजों को प्रमोट करता है। तो भारत के लिए जो बड़ी चिंता का विषय है वो इस्लामिक कट्टरवाद है, जिससे भारत घिरा हुआ है। ये चीन के लिए नहीं है। भारत अगर इन समस्याओं से निपट ले तो भारत और आगे तरक्की कर सकता है। और भारत, देखिए, एक बात और भी है, भारत जितनी तरक्की करेगा उतना मजबूत होगा और अपनी बातों को मनवाएगा। दूसरी बात एक और हमें ध्यान रखनी चाहिए। देखिए, जब आर्थिक रूप से कोई व्यक्ति
या राष्ट्र मजबूत होता है तो उसके अड़ोसी पड़ोसी और जो ताकतवर शक्तियां होती हैं वो पसंद नहीं करती। आज अमेरिका की मजबूरी है भारत के साथ क्वाड को लेके चलने की, क्योंकि चीन को अगर ब्लॉक करेगा, रास्ता रोक सकता है, तो वो भारत है। तो अमेरिका की मजबूरी है जो क्वाड बना रखा है। अमेरिका भी नहीं चाहता कि भारत आर्थिक रूप से मजबूत हो, चीन तो बिल्कुल नहीं चाहता है। तो उन्हीं से रास्ता निकालकर ये मोदी जी की डिप्लोमेसी है कि इन 32 दांतों के बीच में रहते हुए भी वो आगे मजबूती से बढ़ रहे हैं। ये उनकी बेहतरीन डिप्लोमेसी है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की, अपने हितों को साधते हुए, इन कठिनाइयों से निकलते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं। भारत के लिए कठिनाइयां ज्यादा हैं, ज्यादा खतरनाक ताकतों से घिरा हुआ है, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। जी, ज्यादा खतरनाक ताकतों से घिरा हुआ है, और इन खतरनाक ताकतों से निपटने का तरीका क्या है, विश्वदेव राव साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे। अभी तो देवेंद्र जी, हाँ जी आप बोलिए, आप बोलिए। नहीं, वही आप सही जवाब दे रहे थे जी। देखिए, अभी एक बात बहुत सटीक बताई, 32 दांतों के बीच में जैसे जीभ फंसती है, भारत का नजरिया वही था कुछ समय पहले तक। आज बदलाव कैसे हुए हैं? भारत ने अपनी कूटनीतिक क्षमता, अपनी मैन्युफैक्चरिंग, अपनी बाइंग, जो खरीद करने की क्षमता है, उसमें इजाफा किया है। चाइना कैसे बढ़ा? चाइना ने मैन्युफैक्चरिंग को बहुत तरीके से बढ़ाया, कि मतलब पूरी दुनिया का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था वो चाइना में आ गया। क्यों? क्योंकि वहां लेबर बहुत चीप था, वहां सुविधाएं बहुत अच्छे से मुहैया हो जाती थी। भारत ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जो नारा दिया और मेक इन इंडिया का जो नारा दिया, उसने कई ऐसे प्रलोभन दिए देश की और विदेश की सभी कंपनियों को कि आप यहां मैन्युफैक्चर करेंगे तो हम आपको सस्ती दरों पे कई चीजें उपलब्ध कराएंगे। ये भी एक तरीका था कि पिछले 10 सालों में मोदी सरकार ने क्या ये एक अपनी क्षमताओं का इजाफा किया है, और उससे पूरी दुनिया के देशों पे प्रभाव पड़ा है, खास तौर पे चीन पे। इसीलिए चीन आज की डेट में ज्यादा प्रोएक्टिव होके श्रीलंका, पाकिस्तान और नेपाल में अपनी पकड़ बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इसी तरफ एक चीज और देखिए, जो एग्रीमेंट अभी साइन हुए हैं देवेंद्र जी, उसमें एक यूपीआई का एग्रीमेंट साइन हुआ है कि मालदीव्स में यूपीआई पेमेंट का बढ़ावा होगा। उससे क्या होगा? जो 30% उनका जीडीपी है वो जो टूरिज्म से आता है, उसमें से 70% के आसपास मैंने बताया भी कि भारत के टूरिस्ट जाते थे। भारत के टूरिस्ट को ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि भारत में दुनिया का 40% यूपीआई पेमेंट होता है। ये बहुत बड़ा फिगर है, और इससे वहां के टूरिज्म सेक्टर को, जो भारतीय वहां जाएंगे टूरिज्म के लिए, तो वहां उनको यूपीआई पेमेंट करने में बहुत आसानी होगी। फॉरेन एक्सचेंज वाला जो मसला फंसता था कि हम डॉलर्स में पेमेंट करें या अलग किसी उनकी मालदीवियन करेंसी में पेमेंट करें, तो उसमें भी बहुत चिंता की बात जो बीच में आती थी वो खत्म हो जाएगी। क्योंकि हम भारत में देख ही चुके हैं, यूपीआई से एक पान की दुकान या एक ठेले खोमचे पे भी हम बहुत आसानी से बिना जेब में कुछ पैसा लिए मोबाइल पेमेंट अगर जो होगी तो इसमें भारत को लाभ बताइए, लाभ कि भारत को क्या लाभ होगा? भारत को क्यों नहीं लाभ होगा? जी, वही। भारत को लाभ होगा क्योंकि ट्रांजैक्शन के चार्जेस होते हैं, सब चीजें, जो इनकम जनरेशन, जब देखिए जब कोई भी चीज आप ऑनलाइन करते हैं तो उसमें से जो व्यय है वो भी कम होता है और इनकम जनरेशन भी कहीं ना कहीं बढ़ता है। ये दोनों चीजें देखिए, यूपीआई पेमेंट से आज की डेट में जो बैंक्स का रेवेन्यू हो रहा है, बैंक्स के जो ट्रांजैक्शन है वैल्यू हो रही है, वो भी कई गुना बढ़ चुकी है। तो उससे कहीं ना कहीं इनकम जनरेशन तो ऑटोमेटिकली हो जाता है। उसके अलावा बिजनेस रिलेशन जब आप मालदीव और इंडिया के बीच में और सुधर रहे हैं, वहां के 28 आइलैंड को पुनर्जीवित करने का कार्य जो है भारत को दिया गया है कि वहां की सीवेज ट्रीटमेंट करवाएं, तो उससे इनकम जनरेशन भारत का भी होगा और भारत का जो
ठोस एक कब्जा है जिसे कहते हैं, उस माहौल में मालदीव से जो बाहर कर दिया गया था, बोला था आप अपनी आर्मी और अपनी चीजें हटा लीजिए, तो पुनः मालदीव उसको एक्सेप्ट कर रही है। अपने 28 आइलैंड बाकायदा वहां पर कार्य करने की पूरी योजना है भारत को दे दी है। तो कहीं ना कहीं भारत को लाभ तो है ही इन सब चीजों से। जी देवेंद्र जी, लाभ तो है और लाभ होना भी चाहिए। आयात निर्यात के एक आंकड़े हम आपको बताएं कि 2013-14 से लेकर 22-23 के बीच भारत और मालदीव ने 2.6 बिलियन डॉलर्स की चीजें निर्यात की। भारत ने मालदीव को ये निर्यात की हैं 2.6 बिलियन डॉलर्स की चीजें, और वहां 644 मिलियन डॉलर्स की चीजें आयात की गई हैं वहां से। दिनेश जी, मालदीव का एक्सपोर्ट ठीक ठाक बढ़ा हुआ दिख रहा है, क्या लगता है? बिल्कुल कुशवाहा जी, देखिए बड़ा नहीं, देखिए अगेन जैसे मैंने बताया कि अपने आप को अगर मजबूत करना है, बुलंद करना है, और जैसे कि मतलब कई गुना मतलब मैनीफोल्ड इंक्रीज अगर मतलब उसमें जीडीपी के अलावा जैसे कि और बाहर से एक्सपोर्ट इम्पोर्ट जो है, तो उसमें मतलब ये मान के चलें कि जाना जो है यानी कि एक्सपोर्ट जो है वो ज्यादा रहेगा और इम्पोर्ट अगर कम रहेगा तो ऑब्वियस बात है डॉलर इकोनॉमी जो है हमारी मजबूत होगी, और डॉलर मजबूत होंगे और रिजर्व मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। और उसी के तहत मैं बताना चाहूंगा चीजों को लेकर के कुशवाहा जी कि देखिए जैसे जो भी है, जैसे कि पहले प्री कोविड और पोस्ट कोविड की चीजें थी तो ज्यादातर देश जो है उसमें पिछड़े, लेकिन हम लोगों ने क्या है कि उसमें भी जैसे एक तरह से मान के चले कि अपना वर्चस्व जो है और पूरी तरीके से अपनी सुप्रीमेसी जो स्थापित की, और कोविड वैक्सीन जो है उससे लेकर के और जैसे कि और जैसे अन्य जो साधन संसाधन हमने जुटाए, इक्विपमेंट एक्सपोर्ट हो गया, चाहे मतलब एक तरह से फार्मेसी जैसे एक तरह से मतलब दुनिया की फार्मेसी के नाम से आजकल मतलब भारत को जाना जाता है, तो यानी कि यहाँ से इतनी दवाइयां एक्सपोर्ट होती हैं जैसे मालदीव में होती हैं, पाकिस्तान बांग्लादेश को छोड़ करके जैसे कि अफ्रीकन कंट्रीज है। और दूसरा देखिए इसी तरीके से जैसे आजकल जो जमाने से बोलते हैं कि स्मार्टफोन और स्मार्ट वर्किंग का है, तो उसको लेकर के और उसका आगे पोटेंशियल देख करके, और जैसे कि मतलब मोदी ने अब जैसे G20 हुआ था, सब लोग जानते हैं G20 में क्या क्या हुआ, तो G20 में जैसे अफ्रीकन यूनियन की सारी कंट्रीज को अफ्रीकन यूनियन पूरा जो है उसको शामिल करने के बाद में एक तरह से जो है कि जो प्रभुत्व मतलब जो अपने तरीके से जो मतलब स्थापित किया भारत ने, तो उसमें एक तरह से मान के चले कि वहां की इकोनॉमी पहले हम लोग एक तरह से मित्र देश के उसमें होते थे उनके अफ्रीकन यूनियन के, और बाद में जब उनको एक तरह से जहां तक जबकि पहले के जो जैसे कि और जैसे यूरोपियन कंट्रीज हो गई, अमेरिका, ब्रिटेन या जो भी कंट्रीज हो गई, तो उन्होंने सब एक तरह से अभी सिर्फ उनका दोहन का काम किया। मिनरल रिच कंट्रीज है वहां पर जितना जैसे मान के चले तो जितना जैसे कि रत्न आभूषण से लेकर के और अन्य जो चीजें जो है मतलब आयरन ओर लगा लें या और जो है उनको लेकर के अगर बातचीत करें, सोने की बातचीत करें, तो सबसे ज्यादा जो है अफ्रीकन कंट्रीज में होता है। लेकिन उसको लेकर के उन्होंने डेवलपमेंट के नाते वहां पर एनजीओ जरूर चलते रहे अमेरिका के, लेकिन उन्होंने उसको आगे बढ़ाने का काम किया। हमने लेकिन एक स्टेप आगे जा करके और मतलब कि अफ्रीकन यूनियन को G20 के तहत ला करके और उसको अपने तरीके से अपने और नजदीक ला करके, और उस पे हमने वहां के जो मतलब है कि खनिज साधन संसाधन जो थे उन पे अपनी वर्चस्वता और साथ में काफी कई गुना बढ़ा है, और साथ में एक तरह से मान के चले कि जहां पर एक तरह से एक मतलब कि जैसे वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो एक स्थापित किया, तो उसको मैंने मान के चलो मैं यही बता रहा हूँ कि जिन सारी जो चीजें हैं वो अर्थ के बिना, मैं मानता हूँ कि अर्थ के बिना सब चीजें अर्थहीन होती है। तो जैसे अर्थ है यानी कि जैसे कई ट्रिलियन की इकोनॉमी हमने और आगे बढ़ानी है और तीसरे नंबर की इकोनॉमी दुनिया की बनना है, तो उसके लिए देखिए कि अर्थ जो है वो सबसे ज्यादा जो है जुटाना पड़ेगा। तो और अर्थ जो होगा देखिए मान के चले कि सिर्फ बातों से या लड़ाई झगड़े से नहीं होता, उसके लिए एक तरह से जो बिजनेस है, व्यापार है, वो कई गुना बढ़ाना पड़ेगा, वो भी स्ट्रेटेजी तरीके से, क्योंकि कंपटीशन देखिए मान के चले से चाइना की बातचीत मतलब अभी अहम रूप से चल रही है, तो चाइना से कंपटीशन करना इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि वहां पर लेबर एक तरह से सस्ती पहले हुआ करती थी, अभी थोड़ा बहुत एक जैसे बदलाव का लहर वहां चल रही है, तो उस वजह से लेबर के वहां पे तौर पे काफी गड़बड़ी वहां चली, और उस वजह से करके वहां की कई जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है वो हमारे हिंदुस्तान में आ चुकी है। इसी को लेकर के मान के चले कि हम लोग जो है वर्ल्ड में और नंबर 2 जो है मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में, थोड़े दिन में होता है नंबर 1 पे आ जाए ऐसे, मतलब कुछ हद तक कहते हैं कि ठीक है नंबर 1 आ चुका है, लेकिन नंबर 2 में भी है, लेकिन जल्दी हम लोग उसमें नंबर 1 उसका सेमीकंडक्टर्स है, उसके बारे में बार बार मैं कई डिबेट में आपके यहाँ बोल चुका हूँ। सेमीकंडक्टर्स में भारत जो है कई गुना आगे बढ़ेगा और उससे एक तरह से आगे आने वाले टाइम पे, और ये गेम चेंजर जो है भारत के लिए साबित होगा। तो मैं ये मानता हूँ कि पूरी इकोनॉमी को चेंज करने में जिस तरीके से स्मार्ट वर्किंग अभी जो प्रेजेंट सरकार ने की है, तो उसकी बहुत बड़ी योग्यता है, बहुत बड़ी एक तरह से भागीदारिता है, और बहुत तरीके से स्मार्ट वर्किंग करके उन्होंने और वर्ल्ड ऑर्डर में अपने को स्थापित करना वो छोटा काम नहीं था। बोलने की बातें अलग होती हैं, लेकिन अपने तरीके से आसपास के
जो मतलब जो देश है उनके साथ हमने संबंध भी अच्छे रखे, हमने इकोनॉमी को अपने बढ़ाया, अपने आप को ग्रो किया, अपने आप को काफी ऊंचाई पर स्थापित किया और आगे ऊंचा और लेके जाना है। उसके साथ साथ हमने एक तरह से मतलब जैसे सीधी भाषा अगर बातचीत करें तो हमने एक तरह से सूदखोर महाजन की तरह अपने आप को काबिज नहीं किया कहेंगे। जैसे छोटी कंट्री है मालदीव से अगर टाइम पर हमारे पास अगर पेमेंट अगर नहीं आती है तो हम लोग जाके उनका गर्दन दबोचने का काम नहीं करते। जैसे कि एक बैंक का एग्जांपल मैं सीधी सरल भाषा में बताना चाहता हूँ थोड़ा सा, कि जैसे एक बैंक से किसी ने गाड़ी जो है लोन पर ली और उसके 2 किस्तें टाइम पर नहीं दे पाया तो बैंक तुरंत जाकर के उसकी गाड़ी जो है वो टो करके ले आता है और उसकी नीलामी करता है। लेकिन वहीं पर एक बैंक जो है वो जाकर के उसकी 5-7 किस्तें भी जो रेडी होती है, फिर भी उसको रिमाइंडर दे करके और किस तरीके से थोड़ा बहुत करके कुछ करके उसका रिस्ट्रक्चर करके लोन और कहीं ना कहीं उसको राहत देने का कार्य करता है। तो दोबारा जब उस व्यक्ति ने कभी अगर 10 करोड़ का भी लोन लेना होगा तो उस बैंक पे जाना चाहेगा। तो उस तरह की स्थिति एक तरह से बना के रखी है भारत ने अपनी, कि किसी पे दबाव या उस तरह से करके नहीं, मैत्रीपूर्ण संबंध के साथ में पूरी तरीके से वर्ल्ड ऑर्डर में अपने को स्थापित किया और लंबे संबंधों पे, दूरगामी जो संबंध है उन पे ध्यान दिया, ना कि शॉर्ट टर्म जैसे अपने तरीके से लाभ है उन पे ध्यान दिया। तो उसी के तहत ये लाभ पूरे निश्चित रूप से भारत को उसका मिलेगा और अपने तरीके से बहुत कई गुना जो है हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी और वर्ल्ड ऑर्डर में हम लोग काफी आगे जाएंगे। अब अंतिम सवाल हम करना चाहेंगे संजय जी से। संजय जी, भारत और मालदीव के संबंध सुधर रहे हैं, अच्छी बात है, सुधरने चाहिए, हर पड़ोसियों से सुधरने चाहिए। आपने सारी व्याख्या करी दी है इससे पहले कि हमारे पड़ोसी कैसे हैं, उनसे क्या रिश्ता है, अस्थाई दुश्मन हमारा कौन है, ये बातें भी आपने बता दी। बहुत कम है तो ऑडियो बढ़ा दीजिए। जी जी, मेरी आवाज अब आप तक आ रही है बढ़िया से? हाँ, बहुत हल्की आ रही, ऑडियो थोड़ा आइए। जी, एक अंतिम सवाल आपसे, जी अंतिम सवाल आपसे करना चाहेंगे कि जो भी स्थितियां हैं बन रही हैं, अब पहले विरोध मालदीव के साथ, अब कुछ स्थितियां अनुकूल हो रही हैं और संबंध बढ़िया हो रहे हैं, कुल मिलाकर के कहा जा सकता है, तो उसकी तरफ से हाथ बढ़ाया गया, अच्छी बात है, संबंध अच्छे होने चाहिए। लेकिन ये संबंध और ज्यादा प्रगाढ़ हो जाए, इसके लिए भारत को क्या करना चाहिए? देखिए, मैंने पहले ही इस बात को, आपके बात जो आया है पहले ही मैंने इशारा कर दिया था कि भारत के लिए जो सबसे बड़ी दिक्कत है, भारत हमेशा हर देश से संबंध अच्छे करने के लिए बहुत उत्सुक रहता है, लेकिन जो भारत के अड़ोस में जो दिक्कत है वो एक सेपरेटिस्ट जो आइडियोलॉजी है उसके कारण से भारत को प्रॉब्लम आती है और उसका एपिसेंटर पाकिस्तान है। ये दिक्कत है। भारत कितना भी, आप देखिए बांग्लादेश है, आप बांग्लादेश का उदाहरण ले लीजिए। बांग्लादेश को भारत हर साल करीब 1.2 बिलियन का चावल, राइस देता है, 1.5 बिलियन डॉलर का गेहूं देता है, अलग और भी सहायता देता रहता है। लेकिन एक छोटी क्या कहे, एक बड़ी आइडियोलॉजिकल सबवर्जन हुआ वहां। और यही नहीं, देखिए आप उस आइडियोलॉजिकल सबवर्जन की तरफ ध्यान दीजिए कि जिस विचारधारा ने या जिस आइडियोलॉजी ने या जिस आदर्श बंगबंधु ने पाकिस्तान से अलग एक बांग्लादेश का निर्माण कराया, उसी के खिलाफ लोग खड़े हो गए, वहां मूर्तियां तोड़ डाली गई। ये समझ लीजिए आप, ये इतनी खतरनाक विचारधारा होती है। तो ये अगर सामने आएगी तो भारत को समस्या आएगी। और ये इसका लाभ जो है चीन भी उठाता है। पाकिस्तान, देखिए इसका जो केंद्र है वो पाकिस्तान है, इसको अपने हितों को साधने के लिए चीन भी उसका लाभ उठाता है उसके द्वारा, और अमेरिका भी, जैसे बात आ रही कि अमेरिका ने और ISI ने मिलकर वहां तख्ता पलट करवा दिया। तो इस अवसर का लाभ ये दोनों देश उठाते हैं जो बड़ी शक्तियां हैं। इनसे इसको कैसे भारत रोके, कैसे कंटेन करे, ये सबसे बड़ा विषय है। बाकी कोई भी देश भारत के खिलाफ नहीं जाएगा। भारत सबके लिए 2-4 कदम आगे बढ़ के सहायता करने के लिए तैयार रहता है। ये सबसे बड़ा इशू है। देखिए मालदीव में भी तो यही चला था, ये इंडिया आउट कैंपेन, 5 लाख की आबादी, देखिए आप मालदीव की हैसियत देखिए, 5 लाख की आबादी और 6.7 बिलियन डॉलर की GDP, और कहा हम 4 ट्रिलियन डॉलर की GDP वाले देश हैं। एक छोटा सा, बहुत छोटा सा देश, वो इंडिया आउट कैंपेन चलवा दिया गया। तो ये इस चीज से हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। और
जी बाकी बिल्कुल तो बिल्कुल, सब अपने ठीक है, अपने पड़ोसियों भारत से के संबंध सब ठीक है। बेहतर रखते हुए, बशर्ते कि पाकिस्तान, चीन और अमेरिका की जो कड़वी निगाहें हैं, जो काली नजर है, उसकी छाया से अपनी नीति को, अपने पड़ोसियों के हित को और अपने हित को बचाए रखने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल इस चर्चा से पता यह चलता है कि भारत वास्तव में अपने पड़ोसियों के साथ हाथ कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार है, चाहे वो छोटी अर्थव्यवस्था हो या बड़ी अर्थव्यवस्था हो। लेकिन चीन, पाकिस्तान और अमेरिका की कुटिल निगाहें भारत की नीतियों पर हैं, उनके पड़ोसियों पर हैं, और एक तरह से यह कहा जा सकता है कि इस आगे ना भारत बढ़ पाए, पड़ोसियों को साथ ना ले पाए, इसके लिए तमाम प्रयास करते रहते हैं। और मालदीव भारत का जो संबंध था, उसी का एक उदाहरण था, जो मालदीव ने समझ लिया और पुनः यू टर्न लेते हुए भारत के साथ हाथ मिलाया। इसलिए पड़ोसियों को हमेशा समझना चाहिए, चाहे वो नेपाल हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान तो समझने वाला है नहीं, मालदीव हो, इनको समझना चाहिए कि हां, भारत हमेशा आपके साथ तत्पर है, साथ चलने के लिए, आपके सहयोग के लिए। लेकिन थोड़े से कान में रुई डालकर भारत पे विश्वास कीजिए, चंठ पाकिस्तान पर विश्वास मत कीजिए, और खून चूसने वाले चीन की बातों में मत आइए, जैसे कि नेपाल आ जाता है बार बार। तो इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। अगर इस तरह की बातें होंगी तो मालदीव जैसे यू टर्न आप लोग लेते रहेंगे और भारत को कोसते रहेंगे, और अंत में भारत के ही शरण में आना पड़ेगा। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।